हेलो दोस्तों, स्टडी आइकन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ 26 और 27 अप्रैल 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 24 अप्रैल। दोस्तों हम और भी जानकारी लेते हैं। देश भर में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस अथवा राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस का आयोजन किया जाता है। देश में पहली बार अप्रैल 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या राष्ट्रीय स्थानीय सरकार दिवस मनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 के अवसर पर एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है जो ग्राम पंचायतों को अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करेगी। 24 अप्रैल 1993 को देश में जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान का 23वां संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस तारीख को 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था। राजस्थान पहला राज्य था जिसने 1959 में दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था। अब दोस्तों यहाँ पंचायती राज की बात हुई है तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। अगला क्वेश्चन है, CSIR IGIB ने कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट विकसित की है। इस किट को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, फेलुडा। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने मिलकर कम लागत में कोविड-19 टेस्ट करने वाली फेलुडा किट विकसित की है। यह टेस्टिंग किट दो वैज्ञानिकों डॉक्टर शोभित मैती और डॉक्टर देवज्योति चक्रवर्ती द्वारा विकसित की गई है। इस टेस्टिंग किट से प्राइवेट लैब में RT-PCR टेस्ट के लिए खर्च होने वाली 4,500 रुपये की तुलना में केवल 500 रुपये खर्च होने की उम्मीद है। इस टेस्टिंग किट के नाम महान फिल्मकार सत्यजीत रे की कहानियों में होने वाले जासूसी चरित्र से प्रेरित है, क्योंकि यह कुछ ही मिनटों में वायरस के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है? तो शेखर सी मंडे। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के निदेशक अनुराग अग्रवाल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड गेम्स का नया लोगो जारी किया गया। इसके 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1, बर्मिंघम, अमेरिका। अमेरिका के बर्मिंघम अलाबामा में आयोजित होने वाले वर्ल्ड गेम्स के 11वें संस्करण को कोरोना वायरस महामारी के कारण एक साल के लिए स्थगित करने के बाद इसके नए लोगो और टाइटल का अनावरण किया गया है। वर्ल्ड गेम्स को पहले जुलाई 2021 में आयोजित किया जाना था, लेकिन अब ये 7 से 17 जुलाई 2022 तक आयोजित किया जाएंगे। इसके अलावा वर्ल्ड गेम्स 2021 बर्मिंघम का नाम बदलकर वर्ल्ड गेम्स 2022 बर्मिंघम कर दिया गया है। वर्ल्ड गेम्स का पहली बार आयोजन 1981 में सांता क्लारा, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका US में किया गया था। इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन मुख्यालय कहाँ है? तो लॉजेन, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो जोस पेरुरेना लोपेज। इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो जो आचिम गोसो। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस पर रमेश पोखरियाल निशंक ने किस अभियान की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, माई बुक माई फ्रेंड। दोस्तों ये हैं HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने
माई बुक माई फ्रेंड नामक एक नया अभियान शुरू किया। विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पर माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरू किया गया है। मंत्री ने पुस्तकों के महत्व के बारे में बताते हुए सभी छात्रों से लॉकडाउन के दौरान पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अलावा अपनी मनपसंद किताबें पढ़ने का भी आग्रह किया है। इसके अलावा उन्होंने छात्रों से सोशल मीडिया पर माई बुक माई फ्रेंड के जरिए उस पुस्तक को साझा करने की भी अपील की जिसे वह इस समय पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कोविड-19 को देखते हुए किस नाम से एक हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1 सर्वोदय सीनियर इनिशिएटिव। जम्मू और कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सर्वोदय सीनियर इनिशिएटिव के तहत एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इस हेल्पलाइन को शुरू करने का उद्देश्य अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना जो इस संकट की इस घड़ी में दवा, किराने का सामान और अन्य जरूरी वस्तुएं लाने में असमर्थ हैं। यह पहल संरक्षक इन चीफ न्यायमूर्ति गीता मित्तल और राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेश बिंदल के मार्गदर्शन में काम करेगी। इन हेल्पलाइन नंबर से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। यह पहल कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन से दुगनी कठिनाइयों की सामना कर रहे बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, क्योंकि इससे उन्हें न केवल बुढ़ापे के चलते वायरस से जल्दी संक्रमित होने का खतरा है, बल्कि किराने के सामान और दवाओं की तरह अपने दिन प्रतिदिन की जरूरतों का प्रबंध करने के लिए भी अधिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात हुई है तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल लैब को किस नाम से विकसित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 मोबाइल BSL 3 VRL लैब। दोस्तों ये हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। मोबाइल BSL 3 VRL लैब के बारे में हम जानते हैं। मोबाइल BSL 3 VRL लैब भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब है। इस कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस मोबाइल लैब सुविधा से एक दिन में 1000 से ज़्यादा नमूना परीक्षण किया जा सकता है। इससे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश की क्षमता बढ़ेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी जी हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, एनबीटी और फिक्की ने कोविड-19 के बाद के प्रकाशन परिदृश्य पर वेबिनार का आयोजन किया। एनबीटी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 गोविंद प्रसाद शर्मा। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत और भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ फिक्की ने नई दिल्ली में कोविड के बाद के प्रकाशन परिदृश्य पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। यह वेबिनार विश्व पुस्तक कॉपीराइट के दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था और जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी हिस्सा लिया। वेबिनार में अपने संबोधन के दौरान मंत्री ने देश में अध्ययन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि किताबें उनकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट भारत कोरोना के पश्चात सभी आयु समूहों के पाठकों की जरूरतों के लिए उपयुक्त अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए पुस्तकों की एक श्रृंखला के प्रकाशन की योजना बना रहा है। इस प्रकाशन श्रृंखला का नाम कोरोना स्टडीज सीरीज है। पहली इस संस्करण उप श्रृंखला साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ कोरोना पेंडेमिक एंड द वेज टू कॉप शीर्षक के साथ प्रकाशित की जाएगी। इसके अलावा एनबीटी बच्चों के लिए हमारे कोरोना वॉरियर्स पर आधारित पुस्तकों की योजना पर भी काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 रीवा गांगुली।
बांग्लादेश में स्थित भारतीय उच्चायोग और भारतीय बांग्लादेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने संयुक्त रूप से व्यापार संवर्धन पर एक वेबिनार का आयोजन किया। बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास ने भारत और बांग्लादेश के कारोबार जगत के प्रतिनिधियों से दुनिया में कोरोना महामारी के चलते उत्पन्न हुए आर्थिक परिदृश्य के लिए नए विचारों को साझा करने का आह्वान किया। वेबिनार के दौरान बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त ने सभी प्रतिभागियों से कोविड-19 महामारी के कारण दोनों देशों के व्यवसायों के बीच आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। इस वेबिनार में दोनों देशों के उद्योग जगत के कई प्रतिनिधियों, प्राण ग्रुप, इफाड ग्रुप, इंडोफिल एवं C8 ने हिस्सा लिया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना। राजधानी ढाका और मुद्रा टका है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उषा गांगुली का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, फिल्म क्षेत्र से। दोस्तों ए है उषा गांगुली, इनका ही अभी हाल ही में निधन हो गया और ये फिल्म क्षेत्र से संबंधित थी। जानी मानी रंगमंच निर्देशक, अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता उषा गांगुली का निधन हो गया। उन्हें 1998 में निर्देशन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गुड़िया घर नाटक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित भी किया गया था। उन्हें 1970 और 1980 के दशक में पश्चिम बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, 24 अप्रैल। कूटनीति हेतु शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल यानी दुनिया भर में मनाया जाएगा। पहली बार शांति के लिए बहुपक्षीय एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा 24 अप्रैल 2019 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन की घोषणा बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मूल्यों को संरक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 3 स्तंभों शांति और सुरक्षा, विकास और मानवाधिकार को बढ़ावा और सहयोग देने के लिए की थी। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र चार्टर में सूचीबद्ध है और इसके शांतिपूर्ण तरीकों से देशों के बीच विवादों को हल करने के अपने सिद्धांत हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच स्थापित किया गया एक संगठन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1, यूएनओडीसी अर्थात यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने अपनी प्रमुख पहल एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किया। लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज भारत में शिक्षकों और छात्रों के साथ ऑनलाइन संवाद करने के लिए शुरू की है। लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज कोविड-19 के कारण सतत विकास लक्ष्य, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर जोर देने के लिए आरंभ की गई। लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करेगी जहां वे गतिविधियों के माध्यम से मेंटरशिप और जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और साथ ही अपनी प्रतिभा और कौशल का उपयोग करके जागरूकता फैलाने और इन समस्याओं को दूर करने के लिए अपने विचारों और समाधानों को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कमजोर वर्ग की समस्याओं के साथ साथ उभरते मुद्दों जैसे लिंग आधारित हिंसा, फेक न्यूज, साइबर अपराध, भेदभाव, भ्रष्टाचार आदि के बारे में छात्रों को जागरूक करना है। ड्रग्स और अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय महानिदेशक कौन है? तो घड़ा फती वाले। अभी हाल ही में वसंत दास का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यसभा सदस्य थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, ओडिशा। ओडिशा के पूर्व राज्यसभा सदस्य वसंत दास का निधन हो गया।
वह 1990 से 1996 तक जनता दल के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। इसके अलावा वह 1985 से 1990 तक भवानी पटना नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। अगला क्वेश्चन है, किसने बंटर ब्रिट्ज कप 2020 के फाइनल में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर $14,000 का पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 एलिजा फिरोजा। दोस्तों ये है एलिजा फिरोजा, इन्होंने ही चैंपियंस मैग्नस कार्लसन को हराया। 16 वर्ष के ईरानी शरणार्थी एलिजा फिरोजा ने बंटर ब्रिट्ज कप 2020 के फाइनल में विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराकर $14,000 के पुरस्कार पर कब्जा कर लिया है। मूल रूप से ईरानी फिरोजा वर्तमान में पेरिस में रह रहे हैं और वह अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता को नियंत्रित करने वाली संस्था से 2700 की रेटिंग तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। वे वर्ल्ड रैंकिंग में 21वें स्थान पर हैं। नॉक आउट जिसमें हर खिलाड़ी, दोस्तों अब बंटर ब्रिट्ज कप के बारे में जानते हैं। नॉकआउट जिसमें हर खिलाड़ी को लाइव रहकर खेलना होता है। प्रत्येक मैच 3 मिनट का होता है जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता। यह 16 खेलों में सर्वश्रेष्ठ है जिसमें पहले को खिलाड़ी 8.5 अंक जीतने होते हैं। यदि खिलाड़ी बराबरी पर पहुंचता है तो वह 3 मिनट में 2 मिनी मैच खेलते हैं और यदि फिर भी नतीजा नहीं आता है तो वे फिर से 2 मिनी मैच खेलते हैं। यदि तब भी नतीजा नहीं मिलता है तो वे 1 मिनट के गेम पर स्विच करते हैं और विजेता बनने तक जरूरी मिनी मैच खेलते हैं। FIDE मुख्यालय कहाँ है? तो लाजेन स्विट्जरलैंड। राष्ट्रपति कौन है? तो आर्काडी डोरकोविच। स्थापित कब हुआ? तो 20 जुलाई 1924 को। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने US आधारित येडटेक कंपनी के साथ समझौता किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1 NIIT लर्निंग परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट एक्रीडेटेड लर्निंग प्रोवाइडर। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIIT ने घोषणा की कि उसकी अमेरिका स्थित सहयोगी कंपनी ने US आधारित शिक्षा प्रौद्योगिकी EDTech कंपनी के साथ एक प्रतिबंधित सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत कंपनी शिक्षा प्रदाताओं को आभासी सेवाएं प्रदान करेगी। समझौता की अवधि 5 वर्ष की होगी। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण और लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की मांग में तेजी से उछाल आया है। क्या है NIIT? अब NIIT के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIIT एक प्रमुख कौशल और प्रतिभा विकास संस्थान है जो वैश्विक उद्योग की आवश्यकताओं के लिए जनशक्ति पूल का निर्माण कर रहा है। इस संस्थान की 30 से अधिक देशों में शाखाएं हैं जो व्यक्तियों, उद्यमों और संस्थानों को प्रशिक्षण और विकास समाधान प्रदान करती है। NIIT का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम, हरियाणा। NIIT के CEO सरनेश लल्ला। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय क्या है? तो विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। इसका विषय क्या है? तो जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। WHO ने मलेरिया को खत्म करने और जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी विषय को बढ़ावा देने के लिए RBM के साथ साझेदारी की है। यह राजनीतिक एजेंडे में मलेरिया को सबसे ऊपर रखने के उद्देश्य से जमीनी स्तर पर चलाया जाने वाला अभियान है, साथ ही जिसका लक्ष्य संसाधनों को जुटाना, समुदाय को मलेरिया की रोकथाम और देखभाल के लिए सशक्त बनाना है। विश्व मलेरिया दिवस की शुरुआत अफ्रीकी मलेरिया दिवस के रूप में हुई थी, जिसे पहली बार साल 2008 में मनाया गया था। मूल रूप से यह मलेरिया के बारे में जागरूक करने का एक अवसर है जो 2001 के बाद से अफ्रीकी जागरूकता द्वारा 2001 के बाद अफ्रीकी सरकारों द्वारा मनाया जा रहा है। उन्होंने प्रगति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम किया, जिसका उद्देश्य मलेरिया को नियंत्रित करना और अफ्रीकी देशों में इसकी मृत्यु दर को घटाना था। विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र में 2007 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रायोजित एक बैठक में प्रस्तावित किया गया कि दुनिया भर के देशों में मलेरिया
के अस्तित्व की पहचान करने और लोगों में जागरूकता लाने के लिए अफ्रीका मलेरिया दिवस की विश्व मलेरिया दिवस में बदल दिया जाए, ताकि मलेरिया जैसे रोग से विश्व स्तर पर लड़ने का प्रयास किया जा सके। अब मलेरिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। परजीवी को संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने के माध्यम से मनुष्यों में हो सकता है, जिन्हें मलेरिया वेक्टर भी कहा जाता है। जब मच्छर के काटने से परजीवी खून में पहुंच जाता है। मलेरिया एक प्रकार बुखार है, जिसके लक्षण आमतौर पर संक्रमित मच्छर के काटने के 10 से 15 दिनों बाद दिखाई देते हैं। प्रारंभिक अवस्था में इसके लक्षण बुखार, सिरदर्द और ठंड लगता है। WHO का मुख्यालय कहाँ? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोन घेब्रेयेसस हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, ईरान। ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। नूर उपग्रह अपनी कक्षा में पहुंच चुका है और पृथ्वी की सतह से लगभग 425 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा कर रहा है। इस उपग्रह को ईरान के सशस्त्र बलों की शाखा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा लॉन्च किया गया है। नूर उपग्रह को 3 चरण के ठोस और तरल ईंधन के संयोजन द्वारा संचालित रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। ईरान की राजधानी कहाँ है? तो तेहरान। ईरान की मुद्रा रियाल है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी जी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस सुरक्षा एजेंसी ने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, CISF। CISF का मोटो क्या है दोस्तों? संरक्षण एवं सुरक्षा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने ई कार्यालय नामक एक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की है। यह एप्लीकेशन बिना छुए CISF की फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम बनाने में मदद करेगी। यह कदम कई व्यक्तियों द्वारा लगातार फाइलों को छूने के कारण कोरोना वायरस संक्रमण होने के खतरे को देखते हुए उठाया गया है। इस एप्लीकेशन को डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ CISF क्लाउड पर शुरू किया गया है। ऐप का डाक या अक्षर प्रबंधन अनुभाग कार्यात्मक पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों के बीच सभी प्रकार के संचार की देखरेख करता है। CISF के महानिदेशक कौन है? तो राजेश रंजन जी हैं। CISF की स्थापना 1969 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 25 अप्रैल। हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस सैन फ्रांसिस्को में हुए सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। इस वर्ष सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की 75वीं वर्षगांठ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस का इतिहास हम जानते हैं। सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल 1945 को पहली बार 50 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे। यह सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रतिनिधियों द्वारा एक संगठन स्थापित करना था जो विश्व में शांति बहाल करे और युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था पर नियम निर्धारित करे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अप्रैल 2019 को दुनिया भर में 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए घोषित किया था। अब संयुक्त राष्ट्र की बात हुई है तो संयुक्त राष्ट्र के महानिदेशक कौन है? एंटोनियो गुटरेस। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच स्थापित किया गया एक संगठन है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने खोंगजोम दिवस मनाया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1, मणिपुर। मणिपुर सरकार द्वारा थौबल जिले में स्थित खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में खोंगजोम दिवस मनाया गया। यह दिन 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ मणिपुर के लोगों द्वारा लड़ी गई युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों की स्मृति में मनाया जाता है।
खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स एक ऐतिहासिक युद्ध स्मारक स्थल है जिसमें युद्ध में लड़े सैनिकों की याद में बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची तलवार की प्रतिमा है। एंग्लो मणिपुर युद्ध 1891 में ब्रिटिश सरकार और मणिपुर राज्य के बीच लड़ा गया था, जो 31 मार्च और 27 अप्रैल तक चला था, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की जीत हुई थी और जिसके बाद 22 सितंबर 1891 को मिडिंगुगु चौराचंद को ताज पहनाया गया। यह युद्ध मणिपुर के खोंगजोम की सेबा की पहाड़ियों में लड़ा गया था, जिसमें सैनिकों ने ब्रिटिश पर 3 ओर सिलचर, कोहिमा और म्यांमार की ओर से हमला किया था। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो येन बीरेन सिंह। मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर वाइटल विकसित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 इसरो। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने कोविड-19 मरीजों का इलाज के लिए वाइटल वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल नामक एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। वाइटल के बारे में जानते हैं। वाइटल वेंटिलेटर कम लक्षणों वाले मरीजों का इलाज करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे देश में हाल ही में उत्पन्न हुई पारंपरिक वेंटिलेटर की सीमित आपूर्ति की समस्या और अधिक गंभीर कोविड-19 लक्षणों वाले रोगियों के लिए जरूरी वेंटिलेटर की समस्या का समाधान हो सकेगा। इस उपकरण ने न्यूयॉर्क में एक इकन स्कूल ऑफ मेडिसिन के सभी कठिन टेस्टों को पास किया है, जो अमेरिका में कोविड-19 का एक मुख्य केंद्र है। नासा अब इस वेंटिलेटर को आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करने के प्राधिकरण से अनुमति मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नासा के प्रशासक कौन है? तो जिम ब्रिडेनस्टाइन। नासा का मुख्यालय कहाँ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर के कैलडियम इन्वेस्टमेंट ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 4.49% कर दिया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1 बंधन बैंक। दोस्तों ये है बंधन बैंक। सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 1% बढ़ाकर 3.39% से 4.49% पर कर दिया है। इसके साथ अब कैलेडियम इन्वेस्टमेंट पीटी लिमिटेड के पास अब बंधन बैंक के 7.2 करोड़ शेयर हो गए हैं। कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने अपनी हिस्सेदारी जनवरी-मार्च की अवधि के दौरान सेकेंडरी बाजार परिचालन के माध्यम से बढ़ाई है। इस कदम से बैंक के माइक्रो लैंडिंग बिजनेस मॉडल में विश्वास दिखा है, जिसके कारण दिसंबर 2019 तिमाही में पिछले सालों से बढ़कर 731 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया, जो दिसंबर 2019 और 2018 की तिमाही में 331 करोड़ रुपए था। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। बंधन बैंक के एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं। बंधन बैंक का टैगलाइन है आप भला सबकी भलाई, आपका भला सबकी भलाई। किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन 2 संजय कोठारी। दोस्तों ये है संजय कोठारी, इन्होंने ही केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया। संजय कोठारी ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ की है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया था। इससे पहले वह राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्यरत थे। क्या है केंद्रीय व सतर्कता आयोग? इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी भ्रष्टाचार गतिविधियों पर निगरानी रखने वाली एक स्वायत्त संस्था है। यह भारत में भ्रष्टाचार रोधी सर्वोच्च सरकारी निकाय है, जिसे 1964 में सरकार में होने वाले भ्रष्टाचार से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। संसद द्वारा 2003 में सीवीसी पर वैधानिक दर्जा देने वाला कानून बनाया गया, जिसमें इससे स्वायत्त निकाय का दर्जा मिला, जो किसी भी कार्यकारी पदाधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। यह
एवं केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने में सलाह देता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ? तो फरवरी 1964 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसके साथ ही अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसकी अन्य अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी। इन आभासी अदालतों में बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई अदालती कार्यवाही की जा सकती है। ये सुविधा पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें कनेक्टिविटी समस्या नहीं आती और अदालत की कार्यवाही चलाने के लिए उपलब्ध संसाधनों से ही ये सुविधा तैयार की गई है, जिस पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में ग्रीम वाटसन का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, क्रिकेट। दोस्तों ये हैं ग्रीम वाटसन, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ग्रीम वाटसन का निधन हो गया। वह मध्य क्रम के बल्लेबाज और मीडियम पेसर थे। उन्होंने 1966-67 से 1972 तक 5 टेस्ट और 1972 में 2 एकदिवसीय मैच खेले थे। इस ऑलराउंडर को दक्षिण अफ्रीका के 1966 से 1967 दौरे पर रिप्लेसमेंट के रूप में जगह मिली थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राज्यों में कोविड-19 के स्थिति का आकलन करने के लिए IMCTS का गठन किया। IMCTS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4, इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स। भारत सरकार ने कोविड-19 से प्रभावी तरीके से निपटने और इसे फैलने से रोकने के लिए स्थिति का आकलन करने अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दलों अर्थात इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया। कुछ प्रमुख हॉटस्पॉट जिलों और उभर कर आए नए हॉटस्पॉट इलाकों में स्थिति विशेष रूप से गंभीर हो रही है। ये हॉटस्पॉट जिले हैं अहमदाबाद और सूरत जो गुजरात में है, ठाणे जो महाराष्ट्र में है, हैदराबाद जो तेलंगाना में है, चेन्नई जो तमिलनाडु में है। इससे पहले इंदौर मध्य प्रदेश, मुंबई, पुणे महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल कोलकाता में और उसके आसपास के जिलों के लिए एक टीम और दूसरी उत्तरी बंगाल के लिए और जयपुर राजस्थान के लिए टीमों का गठन किया गया। इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम कैसे करेगी काम, इसके बारे में जानते हैं। यह टीम आपदा प्रबंधन कानून 2005 के अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन उपायों का पालन और कार्यान्वयन जैसे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, अपने घरों से बाहर निकलने पर लोगों के एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की तैयारी, जिले में अस्पताल सुविधाएं और आंकड़ों का प्रतिदर्श और स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा, जांच किट, PPE, मास्क और अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सहित अनेक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। दोस्तों आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा दिए गए सभी वीडियो का इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका PDF भी लिंक कर देंगे, जहां से आप जाकर इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और शॉर्ट टाइम में इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। बस दोस्तों आज यही तक, फिर आपसे हम कल मिलेंगे।